हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी है 1994 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये किस वर्ष होती है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1993 में। तो वर्ष 1993 में एक आयोग की स्थापना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है कब? 1993 में। और अगर आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है आपको, तब बोलोगे आपकी 12 अक्टूबर 1993। कब होती है दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को क्या होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और ये किस प्रकार का आयोग होता है? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार का आयोग है, तब आप बोलोगे कि संविधिक आयोग है। तो ये किस प्रकार का आयोग है? आप बोलोगे संविधिक आयोग है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संविधिक प्रकार का आयोग है। और इस आयोग को क्या हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे मानव अधिकारों का प्रहरी। तो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हम किस नाम से जानते हैं? मानव अधिकारों का प्रहरी बोलते हैं इसको, मानव अधिकारों का प्रहरी। और इसकी स्थापना वर्ष 1993 को होती है और पूरी डेट इसकी 12 अक्टूबर 1993 में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, इस आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इन इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आयोग का जो अध्यक्ष है और आयोग का जो सदस्य होता है, इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप बोलोगे 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पंचायतों से संबंधित अनुसूची है। आपको बताना है कि पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आप बोलोगे 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको बताना है कि इन 12 अनुसूचियों में से पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 12वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि पंचायतों से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है। आप बोलोगे 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलोगे कि पंचायतों से संबंधित है। और 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो भी पंचायतों से संबंधित है। यहाँ पे दो अनुसूचियाँ, यहाँ पे अनुसूची 8 पूछी गई है। तो 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है? यानी मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। ध्यान रखना है आपको कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है? आप बोलोगे अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। और अनुसूची 10 में किस चीज़ का उल्लेख है? कि मतलब दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल जो प्रणाली है, दल बदल प्रणाली का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आप बोलोगे 10वीं अनुसूची में किया गया है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आप बोलोगे नगर पालिकाओं से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और 8वीं मान्यता प्राप्त भाषाओं से 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आप बोलोगे पंचायतों से संबंधित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित कौन करता है? तो ये आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, यह निर्धारित कौन करता है। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को क्या करता है? निर्धारित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला सवाल है,
राज्य कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री में, ऑप्शन डी है राज्यपाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्य कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। आपका सही आंसर होगा राज्यपाल में। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार से संघ में यानी केंद्र में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। आप बोलोगे राज्यपाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मतलब राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 153 में। तो अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप बोलोगे राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल केंद्र से मनोनीत होते हैं, केंद्र से इनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नाम तय होता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है विधानसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार संसद का नेता यानी लोकसभा का जो नेता है वो कौन होता है। आप बोलोगे प्रधानमंत्री। संसद का नेता या फिर जो लोकसभा है, लोकसभा का नेता कौन होता है। आप बोलोगे प्रधानमंत्री। और ठीक इसी प्रकार से राज्य विधानसभा का जो नेता है वो कौन होता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है सांसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि विधानसभा का नेता कौन होता है। आप बोलोगे मुख्यमंत्री और ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य का मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 164 में। तो अनुच्छेद 164 में क्या किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है विधि मंत्री, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारत का प्रथम या फिर प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे महान्यायवादी। तो महान्यायवादी ये क्या होता है कि ये भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, और राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। आप बोलोगे महाधिवक्ता। महान्यायवादी होता है भारत का और राज्यों का कौन होता है, महाधिवक्ता। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 76 में। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है, वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है। देखो अब होता क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष क्या करता है, अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनाता है, एक वर्ष की रिपोर्ट बनाता है। और इस रिपोर्ट को किसको प्रेषित करता है, किसको भेजता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, उस प्रतिवेदन को, उस रिपोर्ट को किसको प्रेषित करता है। आपका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को प्रेषित करता है संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है
राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1952 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1952 को। क्या होता है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है और इसी दिन 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक भी इसी दिन होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो आपको बताना है कि जिस विधेयक को विधानसभा पारित करती है उस विधेयक को विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रख सकती है। किस विधेयक की बात कर रहा है, ये साधारण विधेयक की बात कर रहा है कि साधारण विधेयक को विधानसभा जब पारित करती है उसके बाद विधान परिषद के पास जाता है, तो विधान परिषद उस साधारण विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन एक है 1 माह के लिए, ऑप्शन बी है 2 माह के लिए, ऑप्शन सी है 4 माह के लिए, ऑप्शन डी है 6 माह के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि विधानसभा द्वारा पारित जो साधारण विधेयक होता है विधान परिषद उसको क्या करता है, अपने पास 4 माह तक रोक सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और यहीं पे अगर दूसरी ओर हम लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जाता है और जब इसको लोकसभा अगर पारित कर देती है उसके बाद राज्यसभा में जब जाता है ये साधारण विधेयक, तो राज्यसभा इस साधारण विधेयक को अपने पास 6 माह तक रोक सकता है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। विधानसभा के द्वारा जब पारित किया जाता है ये पहले, उसके बाद विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद इसको क्या करता है कि अपने पास 4 माह तक रख सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वोट देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत आपको वोट देने का अधिकार प्रदान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 330। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि मत देने का अधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। तो अनुच्छेद 326 के तहत क्या करते हैं, आप लोग वोट दे सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अनुच्छेद 324 325 दिया गया है। तो अनुच्छेद 325 में क्या करता है कि निर्वाचन आयोग नामावली सूची तैयार करता है। नामावली सूची में नाम अंकित होता है किस अनुच्छेद के तहत, आप बोलोगे अनुच्छेद 325 के तहत। जबकि वोट देने का अधिकार का उल्लेख किस में है, आप बोलोगे अनुच्छेद 326। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो आपको बताना है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है, आप बोलोगे 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है, 12 है। लेकिन आपको बताना है कि दल बदल से संबंधित जो कानून है इसका उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, आप बोलोगे दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। और आपको बताना कि 8वीं अनुसूची में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं में भूमि अधिग्रहण से संबंधित का प्रावधान किया गया है। 10वीं में दल बदल प्रणाली का उल्लेख है और 11वीं में क्या है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.